हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप। बच्चों, हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम अब तक काफ़ी बातें कर चुके हैं। हम हेल्थ से रिलेटेड बात कर चुके हैं, हम सभी तरह की वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअन, फंगल, हेल्मिन डिजीज को कंप्लीट कर चुके हैं और हमने इस चैप्टर का सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है इम्यूनिटी। अब तक आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया गया, व्हाट इज इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने इन्नेट इम्यूनिटी की बात की, एडेप्टिव इम्यूनिटी की भी हमने बात की और एडेप्टिव इम्यूनिटी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज, जिसमें हम अब तक काफ़ी बातें कर चुके हैं, जिसमें हम कंटिन्यू करते हैं आज मेन कंसेप्ट जो आज हम बात करेंगे इस पूरे इम्यूनिटी वाले चैप्टर का। वो सबसे मेन कंसेप्ट क्या है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट अपना एक्शन कैसे करती है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको इन जनरल बताना चाहूंगा कि बी लिम्फोसाइट क्या करती है। बी लिम्फोसाइट जो होती है, उस बी लिम्फोसाइट के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो सिंपल समझिए, बी लिम्फोसाइट में फॉर्मेशन जो होता है इन बोन मैरो होता है। इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है, बोन मैरो में। इसमें का मैच्योरेशन भी कहां होता है, बोन मैरो में। तो बोन मैरो में बनने के बाद और बोन मैरो में ही मैच्योर होने के बाद ये एंटीबॉडीज जो होती हैं आती हैं, एंटर्स इनटू द ब्लड, एंटर करेंगी इन ब्लड और ब्लड में एंटर करने के बाद अब ये पहुंच जाती है कहां पर, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर या एक्शन इनका जहां होना है, अल्टीमेटली कैसे होना है वो बाद में बात करते हैं, अभी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। और सबसे मेन बात, बी लिम्फोसाइट ही है जो सिक्रीट करती हैं क्या, एंटीबॉडीज। तो ये ही है जो एंटीबॉडीज सिक्रीट करती हैं और एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है तो मैं सीधी सीधी एक बात बोल सकता हूं बच्चों यहां पर कि ये ही है जो हमें देती है प्लाज्मा मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये ही है जो हमें प्लाज्मा मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, ये ही है जो हमें देती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये ही है जिससे मिलने वाली इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो सारी बातें इसी के लिए होती है बच्चों। तो ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैंने बी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा बहुत बोला। वैसे आज हम बी लिम्फोसाइट के साथ साथ टी लिम्फोसाइट के भी एक्शन की बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले टी लिम्फोसाइट का ही एक्शन होगा जब बी लिम्फोसाइट अपना एक्शन कर पाएगी। कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो डेंड्राइटिक सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स और कुछ मैक्रोफाजेस, जैसे मैं इसको यहां पर बोलता हूं, ये जैसे कोई एक मैक्रोफाज है और ये जैसे मैक्रोफाज है, जैसे मैक्रोफाजेज जो होती हैं वो उसका फैगोसाइटोसिस करती हैं। फैगोसाइटोसिस दिख रहा है आपको, और इसे लेकर जाती है टी हेल्पर सेल के सामने। टी सेल के सामने, इसका मतलब दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया व्हाट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सेल विच रिप्रेजेंट द एंटीजन इन फ्रंट ऑफ टी लिम्फोसाइट इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहां पर मैक्रोफाज भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। क्या होगा देखिए मैकेनिज्म, बैक्टीरिया जैसे ही बॉडी में एंटर करता है क्या किया जाएगा, उसका फैगोसाइटोसिस किया जा रहा है, देख सकते हैं आप, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस किया जा रहा है यहां पर, और उसके बाद उसे फैगोलाइसोसोम बनाया जाएगा और फैगोलाइसोसोम करके उसको डीजनरेट कर दिया जाएगा। अब उसका डीजनरेटिव मटेरियल तो निकल जाएगा, लेकिन उसमें अगर एंटीजेनिक फ्रेगमेंट रिमेन रह गया है, एंटीजेनिक फ्रेगमेंट अगर उसको अभी तक भी पूरी तरह से खराब नहीं किया गया है, तो अब इस एंटीजेनिक फ्रेगमेंट रखने वाली मैक्रोफाजेस के सरफेस पर एक मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड MHC सेकंड मॉलिक्यूल। दिस इज आल्सो कॉल्ड मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। और ये मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड जो होता है, उसके साथ वो ही जो होता है वो टी हेल्पर सेल्स पर एक्शन करता है, उसे रिकॉग्नाइज करती है टी हेल्पर सेल। तो उससे एंटीजन बियरिंग मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड रखने वाली ये मैक्रोफाजेस जो हैं ये आती है टी हेल्पर सेल पर। टी हेल्पर सेल पर एक तो है कुछ रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर्स, और एक होता है कॉलोनी डिफरेंशिएशन नंबर 4 या क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 4 रिसेप्टर, CD4। तो CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी हेल्पर सेल जो होती हैं, CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी हेल्पर सेल और अपनी टी सेल रिसेप्टर जो होता है इसका, वो ये दोनों ही इस MHC कॉम्प्लेक्स से बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही ये बाइंडिंग होती है, यहां पर एक मॉलिक्यूल सिक्रेट होता है जिसका नाम होता है इंटरल्यूकिन। इस इंटरल्यूकिन जो होता है, इस इंटरल्यूकिन की हेल्प से टी हेल्पर सेल्स को स्टिमुलेट कर दिया जाता है और जैसे ही टी हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट होती हैं ये एक्टिवेट होती हैं, देख सकते हैं आप, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल, और इनका एक्टिवेशन
स्टिमुलेट करता है किसको, बी सेल को। बी सेल की सरफेस पे भी क्या है, कुछ रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है कौन, टी हेल्पर सेल, और टी सेल को बी सेल को अब एक्टिवेट किया जाता है, बी सेल को बताया जाता है कि अब आपको इस एंटीबॉडीज एंटीजन से लड़ना है। जैसे ही टी सेल अपने साइटोकाइन रिलीज करती है या सीधे रिसेप्टर से जुड़ते हुए काम करती है तो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और बी सेल क्या करती है बच्चों, बी सेल दो तरह की सेल्स बनाती है। बी सेल्स रैपिडली डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर दो तरह की सेल्स बनाती हैं। एक तो बनाती है बहुत सारी सेल, एक जैसी सेल, क्योंकि पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट बन रही है, इस एंटीजन के अगेंस्ट बन रही है, तो किसी एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक रेस्पॉन्स दिया जाना है तो एक ही तरह की सेल बननी चाहिए। तो बहुत सारी सेल बनती है जिनको हम बोलते हैं क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट, तो प्लाज्मा सेल्स आर आल्सो कॉल्ड क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट। क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट कौन है, प्लाज्मा सेल। तो बहुत सारी प्लाज्मा सेल्स बनती हैं और कुछ बी लिम्फोसाइट खुद भी एंटीबॉडी बनाती है। ये होती है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, देख सकते हैं ये रही मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीबॉडी, तो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। साथ में डिवाइड करती है, बनाती है क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल, और साथ में और भी बनाती है क्लोन्स ऑफ मेमोरी बी सेल। मतलब जो कुछ बी लिम्फोसाइट जो डिवाइड नहीं होती वो बनाती है क्लोन्स ऑफ बी सेल, या फिर बोल सकते हैं कि डिवाइड होकर कुछ तो बनाती है बी सेल, बी मेमोरी सेल, नाम याद रखें, बी मेमोरी सेल, और कुछ बनाती है क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल। और उनमें से ये प्लाज्मा सेल जो होती हैं ये ही सिक्रीट करती हैं क्या, एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल से क्या सिक्रीट करती हैं, एंटीबॉडी, जो उस एंटीजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देता है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से बी लिम्फोसाइट अपना एक्शन करती है। क्यों ना इस चीज को एक बार और एक अलग तरीके से समझा जाए। अगर अलग तरीके से समझा जाए तो एक बार फिर देखते हैं। देखिए, जैसे ही पैथोजन एंटर करता है टिश्यू में थ्रू ए वुंड, कोई घाव से होता हुआ कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, अटैक बाय मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस से अटैक करती है एट द इन्फेक्शन साइट। मैक्रोफेज जैसे ही अटैक करती है तो उसके बाद क्या होगा, एंटीजन्स ऑफ द पैथोजन आर डिस्प्लेड ऑन द सरफेस ऑफ द मैक्रोफेज। जो एंटीजन है उसकी सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे ही सरफेस पर आते हैं तो एमएससी सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है उसे रिकॉग्नाइज करता है उस एंटीजन को। नाउ दिस मैक्रोफेज इज कॉल्ड एपीसी। ये एपीसीज हैं, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, जो इस एंटीजन को लेकर जाएगी किसके सामने, टी हेल्पर सेल के पास। देखिए क्या होगा आगे, helper T cell have receptor site that recognize and bind to the antigen on the macrophage। मैक्रोफाज की सरफेस पर मिलने वाले एंटीजन से जुड़ जाती है टी सेल। टी सेल में भी कौन सी सेल है, ये टी हेल्पर सेल। जैसे ही टी हेल्पर सेल जुड़ती है आगे क्या होता है बच्चों, स्टेप नंबर 5 देखिए। अगली स्टेप के अंदर बी सेल कैन बाइंड टू एंटीजन डायरेक्टली। ठीक है, बी सेल जो है वो सीधे भी क्या कर सकती है, एंटीजन से बाइंड कर सकती हैं। फिर क्या होता है, टी हेल्पर सेल बाइंड टू एंटीजन ऑन बी सेल। बी सेल की सरफेस पर जो एंटीजन है उससे टी सेल भी अटैच हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर इस एंटीजन से बी सेल भी अटैच हो गई है, टी सेल भी अटैच हो गई है। अगली कंडीशन में क्या होता है आगे देखिए, टी सेल रिलीज केमिकल दैट कॉज बी सेल टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल। टी सेल रिलीज केमिकल्स, मैंने बताया ये केमिकल्स है साइटोकाइंस, जो बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं अपने जैसी बहुत सारी सेल्स बनाने के लिए। दीज सेल्स आर क्लोन्स, दिस इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। बहुत सारी प्लाज्मा सेल्स बनती हैं और कुछ बी मेमोरी सेल्स भी बचती हैं, और जो इस पूरे एनकाउंटर की मेमोरी अपने पास रखेगी। और याद रखें, जैसे ही प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन होगा, दीज प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी कैसी होती है, जिसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एंटीजन रिसेप्टर साइट होती है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये है सरफेस ऑफ प्लाज्मा सेल, जिसके ऊपर आपको क्या दिख रही है, बहुत सारी सिक्रीट करने वाली एंटीबॉडीज दिख रही हैं। अगली कंडीशन में क्या होगा, मोस्ट प्लाज्मा सेल सिक्रीट एंटीबॉडी दैट बाइंड टू एंटीजन ऑन इन्फेक्टेड सेल। और एक बार अगर बाइंड हो गई तो क्या होगा, ईच प्लाज्मा सेल सिक्रीट मोर देन 2000 और 20,000 तक भी करती है एंटीबॉडीज पर सेकंड इन द ब्लड। मेमोरी बी सेल का काम क्या है, एंड एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड एंड रेस्पॉन्ड टू फ्यूचर इन्वेजन बाय द सेम पैथोजन। इन फ्यूचर अगर सेम पैथोजन एंटर करता है तो बी मेमोरी सेल्स जो रेस्पॉन्स देगी वो होगा हाईली इंटेंसिफाइड एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स। तो बी मेमोरी सेल्स इस फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी रखने का काम करती है, लेकिन एक्चुअली तो टी सेल बी सेल को स्टिमुलेट करती है, प्लाज्मा सेल बनती है और वो ही सिक्रीट करती है एंटीबॉडीज जो वर्क करेगी अगेंस्ट एंटीजन। और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन कैसे होता है। मैंने क्या क्या बात की बच्चों, सबसे पहले बात की मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट अपना कैसे काम करती है, बी लिम्फोसाइट के
काम करने का, एक्शन करने का तरीका ये होगा। उसके बाद हमने बात की है कि बी लिम्फोसाइट या कोई भी पूरा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का इंटरैक्शन कैसे होता है, मेमोरी बी सेल क्या करती हैं। आपको इस डायग्राम से हर एक स्टेप दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक बार अगर एंटीबॉडी बन जाती है तो वो एंटीजन के साथ इंटरैक्शन कैसे करती है। तो अब इस प्रोसेस को देखते हैं, देखिए, ठीक है। इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रोसेस होता है, पहले इधर देखिए, फिर उसके बाद में इस पॉइंट को शॉर्ट में लेते हैं। बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू एंटीजन इनएक्टिवेट एंटीजन बाय। जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होती है, कैसे बाइंड होती है, मैंने बताया कि एंटीजन के पास एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है जिसको बोलते हैं एपिटॉप, एंड एंटीबॉडी के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड पैराटॉप। पहले के लेक्चर में आप देख सकते हैं इस बात को, स्ट्रक्चर भी हमने बनाई थी। लेकिन कैसे इनएक्टिवेट किया जाता है, इनएक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो एंटीबॉडी ब्लॉक वायरल बाइंडिंग साइट कोट्स बैक्टीरिया, ठीक है। जो बाइंडिंग साइट है और बैक्टीरिया की कोटिंग कर देती, जैसे ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया है, इनके चारों तरफ इस तरह से क्या हो जाती है, एंटीबॉडीज इस तरह से इसे चारों तरफ से कवर कर लेती है। तो इसकी जो अटैक करने की साइट है वो काम ही नहीं कर पा रही है, इसको चारों तरफ से कवर कर लिया गया है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन कर दिया गया है। एग्लूटिनेशन ऑफ माइक्रोब में क्या किया जाता है, कोई भी ऐसे बैक्टीरिया है, इसको चारों तरफ से इस तरह से बहुत सारी एंटीबॉडीज ने जगह जगह से पकड़ लिया है, तो ये हो गया एग्लूटिनेशन, ठीक है। उसका पूरा क्लंप बना दिया, एक एंटीबॉडी को दूसरी एंटीबॉडी से, तो सारे बैक्टीरिया को एक दूसरे से जोड़ दिया, किसकी हेल्प से, एंटीबॉडीज की हेल्प से। प्रेसिपिटेशन और डिसॉल्व एंटीजन। डिसॉल्व एंटीजन, ये डिसॉल्व हो सकता है लेकिन इसको डिसॉल्व नहीं होने दे रहे, इसने एक एंटीजन से ये भी जुड़ गया, एक एंटीबॉडी इससे ये भी जुड़ी हुई है, इससे ये भी जुड़ी हुई है, इससे मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो हैवी होगा, और हैवी होगा साथ में वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। और साथ में जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑलवेज 30 टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड विच इंक्रीज दिस एक्टिविटी, दिस एग्लूटिनेशन एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रलाइजेशन किया जाए या एग्लूटिनेशन किया जाए या प्रेसिपिटेशन किया जाए एंटीबॉडी के थ्रू, ये तीनों ही एनहेंस करते हैं फैगोसाइटोसिस को। आगे जाके ये तीनों फैगोसाइटोसिस को एनहेंस करते हैं, आगे जाके ये तीनों पकड़ कर लेके जाते हैं इस एंटीजन को कि मैक्रोफेजेस ये लीजिए हम लेकर आ गए हैं इस एंटीजन को, इसका फैगोसाइटोसिस कर दीजिए। सही बात है। और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जब भी किया जाता है तो सेल का सीधा ही लाइसिस किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पोर बना दिए जाते हैं। देखिए होल बना दिया, और होल जैसे बनाया जाएगा तो उसके अंदर पोर बन जाएगा, पोर से वाटर एंटर करेगा और उसका क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या क्या स्टेप्स आते हैं, इन स्टेप्स को समझते हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, इस तरह से एंटीजन को चारों तरफ से एंटीबॉडी कवर कर लेंगी, एक एंटीजन पे 2 3 4 5 6 10 एंटीबॉडीज अटैच हो जाएंगी। एग्लूटिनेशन होगा, इस तरह से पूरा क्लंप बना दिया जाएगा एंटीबॉडीज का। न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रल कर दिया जाएगा उसको, सारी उसकी सरफेस को कवर कर लिया जाएगा। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब ये ऑप्सोनाइजेशन का ही प्रोसेस चल रहा है। जब ये प्रोसेस किया जाता है तो उसके बाद उसे रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एंटीजन को, और उसके बाद उसका फैगोसाइटोसिस किया जाता है। दिस इज इंक्लूड इन ऑप्सोनाइजेशन। उसके बाद एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब टी सेल भी काम करेगी अपना, सेल मीडिएटेड। एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पोर बना देगा। तो कुल मिलाकर एंटीजन को मारने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से एक एंटीबॉडी के, एंटीजन के अगेंस्ट इस तरह से हमारी एंटीबॉडी हमारा रेस्पॉन्स देती है। और बात करते हैं बच्चों, यहां तक हमने बात की है मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कैसे एक्शन करती है, बी लिम्फोसाइट के एक्शन करने का तरीका, साथ में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कैसे होता है, ये हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि किस तरह से टी लिम्फोसाइट एक्शन करती है। तो बच्चों अभी तो बताया था मैंने, लेकिन मैंने अभी तक आपको टी हेल्पर के बारे में बताया, लेकिन क्या आपको मैंने टी किलर का एक्शन बताया? नहीं। तो देखते हैं टी किलर कैसे एक्शन करती है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के एक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो टी लिम्फोसाइट की टाइप देखते हैं। आप सभी को सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि टी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोवाइड करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैसी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमें मिलती है टी लिम्फोसाइट से, CMI। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कौन?
टी लिम्फोसाइट। पहले टी लिम्फोसाइट की टाइप देखिए। टी सेल प्रेजेंटेड विद एन एंटीजन विद ए कॉम्प्लीमेंट्री shaped receptor, this then stimulate it to form into 4 different type of cells। मतलब सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि टी हेल्पर, टी मेमोरी, टी सप्रेसर, टी किलर कोई अलग से टाइप होते नहीं है पहले से। ये सेल्स बनती है किससे? एंटीजन के इसके रिसेप्टर से जुड़ने से। जैसे ये एंटीजन, कोई भी एंटीजन, जैसे ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज ने एंगल्फ किया और उसके साथ में ये एंटीजन जो दिख रहा है एमएससी कॉम्प्लेक्स, जैसे ही एमएससी कॉम्प्लेक्स टी सेल पर जुड़ता है, जैसे ही मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिप्रेजेंट करती है एंटीजन को इन फ्रंट ऑफ टी लिम्फोसाइट, देन टी लिम्फोसाइट डिवाइड इनटू 4 टाइप ऑफ सेल्स इन विच फर्स्ट इज टी हेल्पर, सेकंड इज टी मेमोरी, थर्ड इज टी सप्रेसर एंड लास्ट वन इज टी किलर और साइटोटॉक्सिक सेल। तो देखते हैं कैसे एक्शन होता है, समझिए। अगर हम बात करें कि किस तरह से एक्शन होता है, देखिए ये वाला डायग्राम है, इसको मैंने अलग से भी लिया, एक बार इसको देखिए। ये रहा एंटीजन, एंटीजन जैसे ही बॉडी में आया उसको एंगल्फ किया, उसको मार दिया गया, सही बात है ना। और क्लास सेकंड एमएससी पे भी एंटीजन जुड़ा, मैक्रोफेजेस की क्लास सेकंड एमएससी दिख रही है आपको, एंटीजन एंटर भी कर रहा है और इससे रिसेप्टर से भी जुड़ रहा है। जैसे ही एंटीजन आता है एमएससी, इसका एमएससी सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है वो टी सेल से जुड़ता है, टी सेल रिसेप्टर से, और टी सेल को एक्टिवेट कर देता है। एंड now T cell divided into 4 types, differentiate into 4 types, T helper, T memory, T suppressor and T killer। देखते हैं एक क्या करती है। T helper cells जो होती हैं, these cooperate with B cell, अभी मैंने पहले बात की कि ये इंटरल्यूकिन सिक्रेट करती हैं साइटोटॉक्सिन्स, these cooperate with B cells in antibody production, they also activate macrophages को भी एक्टिवेट करती हैं एंड इन्फ्लामेशन होने के प्रोसेस को भी एक्टिवेट करती हैं। T helper is a very important cell of connected immune system। T memory, जैसे B memory थी, B memory के पास फर्स्ट एनकाउंटर की पूरी मेमोरी थी, वैसे T memory cells के पास भी इनिशियल एनकाउंटर की पूरी मेमोरी होती है। तो मेमोरी T cells remain after the pathogens and have been killed to stop reinfection by storing data about the antigens। मतलब उस फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी रखने का काम करती है टी मेमोरी सेल। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, ईयर्स तक भी हो सकता है। जबकि टी सप्रेसर, दीज बेसिकली आर द ऑफ स्विच ऑफ फॉर द इम्यून सिस्टम। ये स्विच ऑफ सेंटर है इम्यून सिस्टम का, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को ऑफ कर देता है, उसके स्विच को ऑफ कर देगा ताकि कभी इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बनाए। इसका मतलब हम एक वर्ड पढ़ते हैं कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर सकता है इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारे पास क्या है, टी सप्रेसर सेल। हमारा इम्यून सिस्टम जानता है कि हमारी सेल कौन सी है और सेल्फ सेल्स कौन सी है और नॉन सेल्फ सेल कौन सी है। आप सभी को पता है इम्यून सिस्टम को तो हमेशा एंटीबॉडी बनानी है या अपना इम्यून रेस्पॉन्स देना है नॉन सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट, सेल्फ के अगेंस्ट तो देना नहीं है। तो उस कंडीशन में सेल्फ सेल्स को बचाने के लिए, एंटीबॉडी ना बन जाए उससे बचाने के लिए जो सेल हेल्प करती है वो है टी सप्रेसर। तो देखिए क्या लिखा है, these cells basically are this off switch for the immune system, they come into a plane when the antigens have been dealt with। मतलब हमारे ही अगेंस्ट हो जाता है, और अगर ये काम नहीं कर रहा है या फिर और कोई रीजन है या अननोन रीजन जिसका अब तक हमें पता नहीं है, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है। टी किलर सेल, क्या टी सेल टी लिम्फोसाइट केवल बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट ही करती है? क्या आगे का काम बी लिम्फोसाइट का ही होता है? नहीं बच्चों, टी किलर भी खुद आगे आती है उस एंटीजन को मारने के लिए, और ये भी बिल्कुल नेचुरल किलर सेल्स की तरह ही एक्शन करती हैं और सिक्रेट करती हैं कुछ केमिकल्स। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड परफोरेंस। तो देखते हैं क्या करती हैं। दीज सेल्स कंबाइन विद द एंटीजन ऑन द इन्वेडिंग सेल, इन्वेडिंग सेल में एंटीजन से बाइंड हो जाती हैं and release chemicals. These chemicals are lymphokines which kill the pathogen directly, and some stimulate other lymphocyte to become activate and can also increase inflammation। तो inflammatory reaction को increase करती है। मैक्रोफेजेस को आकर बोलती है कि आपको भी क्या करना चाहिए, इससे एंटीजन के अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस शो करना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि टी किलर सेल या तो सीधे ही केमिकल्स, जिन दीज केमिकल्स आर कॉल्ड परफोरेंस, बिल्कुल नेचुरल किलर सेल्स की तरह ये भी केमिकल सिक्रेट करती है परफोरेंस, या तो सीधे ही मार देती है या फिर क्या करती है, या फिर ये सेल्स भी इन्फ्लामेशन को या मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो इससे डिस्प्ले विद एन एंटीजन एज अकम्प्लिश्ड बाय मैक्रोफेज। ठीक है, तो जैसे ही एंटीजन आया
उस एंटीजन पे मैक्रोफेज ने एक्शन किया, मैक्रोफेज ने एपीसी की तरह वर्क करते हुए टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट किया। तो आगे देखिए क्या होगा, एक्टिवेटेड टी सेल सिक्रेट इंटरल्यूकिन 2 एंड मेक इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंड इट इज स्टिमुलेटेड टू डिवाइड। आगे जाके क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है, डिवाइड होती है। तो क्या होता है, अनएक्टिवेटेड डॉटर टी सेल अवेट एक्टिवेशन बाय एंटीजन, जो एक्टिवेट नहीं होते उनको आगे एक्टिवेट किया जाता है एंटीजन की हेल्प से, और एक बार एक्टिवेट हो गई हैं तो टी किलर सेल जो बनती है वो परफोरिन सिक्रेट करके मार देंगी किसे, एंटीजन्स को, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एक्शन की बात की। तो अभी हमने जो मोड ऑफ एक्शन की बात की उसको पढ़ लें एक बार, देखते हैं एक बार। अभी हमने पहले बात की मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, फिर हमने बात की मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट को एक और डायग्राम में देखा गया, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कैसे होता है इसकी बात की, फिर हमने बात की मोड ऑफ एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो चलिए मोड ऑफ एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट को एक बार पढ़ें कैसा होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया लगभग वैसा ही होगा और कुछ एक्स्ट्रा है तो देखते हैं। पहला पॉइंट आता है, the T cells are the major cells that drive cellular immunity, whereas another type of lymphocyte called B cell is the principal cell involved in the antibody mediated immunity। अभी हम बात कर चुके हैं बच्चों। T cells so called because they are mature in an organ called thymus। अब आगे आती है द सरफेस ऑफ ए टी सेल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टी सेल रिसेप्टर। क्या देखना चाहेंगे आप, थाउजेंड्स ऑफ टी सेल रिसेप्टर। देखिए इस डायग्राम में ये रहे TCR, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टी सेल रिसेप्टर टी लिम्फोसाइट की सरफेस पर। TCR का मतलब क्या, थाउजेंड्स ऑफ टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। द सरफेस ऑफ टी सेल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टी सेल रिसेप्टर बट फॉर एनी वन टी सेल ऑल द रिसेप्टर आर आइडेंटिकल। भाई सिंपल सी बात है, किसी टी सेल के लिए जितने भी रिसेप्टर्स होंगे वो सारे तो आइडेंटिकल होंगे, पर्टिकुलर एंटीजन के लिए जो रिसेप्टर होंगे, तो याद रखें वो सारे मोनोक्लोनल होते हैं, एक जैसे होते हैं। आगे आता है, दिस मीन्स दैट एनी वन टी सेल इज ओनली एबल टू रिकॉग्नाइज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंटीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि हर तरह की एक टी सेल जो है हर तरह के एंटीजन पे काम करेगी, नहीं, एक तरह की टी सेल एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन पर ही काम करेगी। इसलिए देखिए, दिस मीन्स दैट एनी वन टी सेल इज only able to recognize a small group of related antigens. Each T cell is specific only to those antigen and is not effective against any other। मतलब जिस एंटीजन के अगेंस्ट टी सेल एक्टिवेट हुई हैं और डिवाइड होकर टी सेल रिसेप्टर उन पे बन रहे हैं, वो केवल पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही होंगे, सबके लिए नहीं होंगे। इसको हम बोलेंगे मोनोक्लोनल। क्या होंगी, मोनोक्लोनल होंगी। द रिसेप्टर रेयरली बाइंड विद एन एंटायर एंटीजन बट विद ए सबसेक्शन ऑफ इट कॉल्ड एन एपिटॉप। वैसे तो पूरे के पूरे एंटीजन से जुड़ जाता है, लेकिन पर्टिकुलर आप सभी को पता है कि जिस पोर्शन से जुड़ता है वो जगह कौन सी है, एपिटॉप, एंटीजन से जुड़ने की साइड, ठीक है, एंटीजन के पास जो साइट है। आगे आती है, द फंक्शन ऑफ टी सेल इज टू डिटेक्ट सेल्स को डिटेक्ट करता है इन द बॉडी दैट आर इंटरनली इन्फेक्टेड विद वायरसेस एंड बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में कोई वायरस और बैक्टीरिया है तो उन वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, टी सेल्स। इंट्रासेलुलर पैथोजन डू दिस बाय सैंपलिंग द कंटेंट ऑफ सेल्स। क्लियर, वही बात कह रहा है, द टू टाइप ऑफ टी सेल सैंपल डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स एंड टेक डिफरेंट एक्शन व्हेन दे डिटेक्ट एन एंटीजन। तो दो तरह की टी सेल्स हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलेंगी। दो तरह की टी सेल्स होती हैं, एक होती है CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी सेल और एक होती है CD8 रिसेप्टर बियरिंग टी सेल। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। आप दीज आर कॉल्ड किलर और साइटोटॉक्सिक, जो होती है CD8 रिसेप्टर बियरिंग टी सेल, और जिसको आप बोलते हैं CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी सेल, वो होती है टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी सेल। क्या आप देखना चाहेंगे CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी सेल क्या है? ये देखिए, ये रही टी हेल्पर सेल जिसके पास कौन सा रिसेप्टर है, CD4। और यहीं पर टी किलर की बात की जाए, यहीं पर अगर टी किलर सेल्स की बात की जाए तो उसकी सरफेस पर जो रिसेप्टर होंगे वो होंगे CD4 नहीं होंगे, CD8 होंगे। तो टू टाइप ऑफ, पूरी लाइन समझिएगा, टू टाइप ऑफ टी सेल्स सैंपल डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स एंड टेक डिफरेंट एक्शन। अलग अलग पूरा एक टी किलर सेल्स का ग्रुप होता है, एक पूरा टी हेल्पर सेल्स का ग्रुप होता है, और जब ये एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग एक्शन करते हैं। टी साइटोटॉक्सिक का एक्शन अलग होता है, टी हेल्पर का एक्शन अलग होता है। टी किलर, टी साइटोटॉक्सिक इज ए CD8 रिसेप्टर बियरिंग टी सेल, वाइल टी हेल्पर इज ए CD4 रिसेप्टर बियरिंग टी सेल। द CD8+ and CD4+ describe the type of receptor that each carries। हर एक सेल के ऊपर इस तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो
एक तो ये बात होगी, इनका एक्शन कैसे होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले। तो अभी तक हमने बात की है टाइप मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, फिर हमने बात की एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, फिर हमने बात की मोड ऑफ एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी कौन कौन से टाइप है बच्चों? एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरली एक्वायर्ड और एक होती है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। नेचुरली एक्वायर्ड में नेचुरल एक्टिव एंड नेचुरल पैसिव, एक आर्टिफिशियल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। पहले मैं आपको बिल्कुल जनरल देता हूं बच्चों आइडिया। भाई देखिए, कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाए और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और ये एक्टिव इम्यूनिटी कैसे आई है? अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, अपने आप एंटर कर जाए, नेचुरली एंटर कर जाए, जो नॉर्मल डिजीज में होता है, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब दूसरी बात आती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब ऐसी इम्यूनिटी जो नेचुरल मिले और मेरा इम्यून सिस्टम काम ना करे, तो वो तो मदर की है। अगर मदर से फीटस में IgG जाती है, मदर से फीटस में IgA आती है, तो IgG और IgG जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है और मिल्क में होती है IgA, कोलेस्ट्रॉल में सुना होगा आपने IgA होती है। तो IgA जो है अगर हमारी बॉडी में आ रही है मदर से, IgG जो है जो हमारी बॉडी में आ रही है, तो वो नेचुरल है। और अगर हमारी बॉडी में आ रही है, तो अगर कोई भी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है, तो वो IgG IgA मदर वाली लड़ रही है, हमारा इम्यून सिस्टम तो काम कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब दिस इज ए पैसिव इम्यूनिटी, बट दिस पैसिव इम्यूनिटी जो हमने ली है मदर से ली है, तो वो क्या है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं बच्चों। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से करेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव क्या है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और उसे एक्टिवेट आर्टिफिशियली किया जाए, अब बात आती है कि भाई हमारे इम्यून सिस्टम को आर्टिफिशियली एक्टिवेट कैसे किया जाए? तो भाई आर्टिफिशियली एक्टिवेट तो हमारा इम्यून सिस्टम तब होगा ना जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली एंटर करवा दिया जाए। अब बोलेंगे कि भाई हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली किसी चीज को एंटर कैसे करवा दो? इसका मतलब सीधा सीधा वैक्सीन। वैक्सीन जब दिया जाता है तो हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली बाहर इंजेक्शन के थ्रू ही तो एक पैथोजन को एंटर करवा दिया जाता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या देती है? रेस्पॉन्स। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या क्यों दिया जाता है, कैसे एक्शन होता है, ये हम वैक्सीन के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपकी तबीयत खराब है और आपका इम्यून सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा है और आपने मेडिकल स्टोर जाकर एक मेडिसिन खरीद ली है, तो उस कंडीशन में ये आपको इम्यूनिटी जो मिल रही है वो है आर्टिफिशियल, और उस मेडिसिन से आपकी तबीयत ठीक हुई तो वो क्या? पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो आपको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी देगी। तो 4 तरह की होती है इम्यूनिटी टोटल। एडेप्टिव इम्यूनिटी के 2 टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। एक एक को पढ़ते हैं, देखिए। नेचुरल एक्वायर्ड। नेचुरल एक्वायर्ड में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एंटीजेंस एंटर द बॉडी नेचुरली, बॉडी इंड्यूस एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। तो नॉर्मली जो आपकी बॉडी के अंदर होता है कोई भी पैथोजन एंटर करने से, वो होता है नेचुरल एक्टिव। मदर से जो मिली वो नेचुरल पैसिव। देखिए, एंटीबॉडीज पास फ्रॉम मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा, ये बात कर रहा है IgG की, और इन्फेंट वाया द मदर मिल्क, क्या? IgA की बात कर रहा है। आर्टिफिशियल में एक्टिव, मैंने बताया वैक्सीन का कंसेप्ट डिपेंड है आर्टिफिशियल एक्टिव पे। एंटीजन आर इंट्रोड्यूस इन वैक्सीन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। तो आर्टिफिशियली एंटर करवाया जा रहा है, और मेडिकल स्टोर से आपने जो रेडीमेड एंटीबॉडी ली है वो है आर्टिफिशियल पैसिव। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन इम्यून सीरम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन। क्लियर? ये होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होते हैं। तो चलिए एक बार फिर मैंने आपको जो नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप की इम्यूनिटी एक्सप्लेन की है, उनके एक बार फिर डिफरेंस देखते हैं बिल्कुल लास्ट में। इट इज डेवलप, एक्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है? इट इज डेवलप व्हेन द पर्सन्स ओन सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीन। चाहे वो वैक्सीन की फॉर्म में हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आर्टिफिशियली आए या नेचुरली आए, आर्टिफिशियली आए या फिर कोई इन्फेक्शन से आए, दोनों ही कंडीशन में अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो वो है एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ तो वो क्या है बच्चों? पैसिव इम्यूनिटी। तो क्या है? इट इज डेवलप व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन अदर ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडी बन रही है और वो आपकी बॉडी में डाली जा रही है। जैसे स्नेक वेनम के अगेंस्ट हमने जो एंटीबॉडीज बनाई है वो हॉर्स के सीरम से बनाई है, घोड़े के सीरम से बनाई है। घोड़े के सीरम में जो एंटीबॉडीज हैं उसको हमने बॉडी में डाल दिया तो स्नेक वेनम का ट्रीटमेंट हो गया।
तो उसमें आपका इम्यून सिस्टम ने तो काम ही नहीं किया, वो तो एंटीबॉडी आपने किसी और से ली थी। दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड इम्यूनिटी ओनली आफ्टर लॉन्ग पीरियड। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कोई इन्फेक्शन होगा या कोई वैक्सीन दिया जाएगा, पैथोजन जाएगा, तो आपके उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम खुद इम्यूनिटी डेवलप करेगा, तो टाइम लगेगा ना बच्चों। तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए लॉन्ग पीरियड लगता है। लेकिन अगर आपने मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ले ली है, इंजेक्शन ले लिया, तो वो तो इमीडिएट एक्शन शो करेगा। सो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड इमीडिएट इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते बच्चों, सिंपल सी बात है, आपका इम्यून सिस्टम कर रहा है तो कोई साइड इफेक्ट, लेकिन आपने बाहर से जो भी मेडिसिन ली है उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इट मे कॉजेज रिएक्शंस। एक्टिव इम्यूनिटी लेकिन एक बार बन गई तो उसकी मेमोरी हमारी बी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल्स के पास होगी। अभी आज ही हमने बात की है। इसका मतलब बी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल इस फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी रखेगी, और इन फ्यूचर अगर सेम पैथोजन एंटर करेगा तो हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रेस्पॉन्स, एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स दिया जाएगा। इसका मतलब ये होती है लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि ये कंसेप्ट था आज का पूरा, जिसमें हमने मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट की बात की। मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट को अलग डायग्राम से भी बताया गया, किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनकी बात की। फिर हमने मोड ऑफ एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट में सबसे पहले तो टी लिम्फोसाइट के टाइप्स देखे, किस तरह से टी लिम्फोसाइट अपना एक्शन करती है, उन सारे पॉइंट्स को हमने देखा। और फाइनली हमने टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटीज की बात की, और एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में कुछ डिफरेंसेस देखे। नेक्स्ट लेक्चर में, पूरे लेक्चर में हम बात करते हैं क्या है वैक्सीन, वैक्सीन की हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन शेड्यूल, और नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर के और अगले लेक्चर के मिला के कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आते हैं कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।